हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका प्रगति वे चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोग सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये हमारा सेट 2 होने वाला है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, सारे क्वेश्चंस 2011 से लेकर के 2026 तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं, सारे पेपर का हम लोग एनालिसिस इसमें करते हैं और मिक्स क्वेश्चंस सारे होते हैं। इसमें पूरा चैप्टर का इसमें कंबाइन होता है, जिससे आपकी जो तैयारी होती है बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। तो ये जो सेट है, आप लोग ज़रूर इसको लगाया करिए। ओके, तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। और जितने भी लोग अगर सेट 1 को नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका जो होती है महत्वपूर्ण होती है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की, सेकेंड ऑप्शन है पुनर्बलन की, भौतिक, विश्व के साथ अनुभव की, अनुकरण की। पूछ रहा है इसमें किसकी भूमिका जो होती है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो भौतिक विश्व के साथ अनुभव की। जो बच्चे जो होते हैं वो अनुभव के माध्यम से ही सीखते हैं, पियाजे का यही सिद्धांत कहता है। ओके, आगे देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो देखिए यहाँ पर जो जीन पियाजे का जो थ्योरी में जो सेकंड स्टेज आता है बच्चे का, वो है पूर्व संक्रियात्मक काल। तो उसमें जो बच्चे होते हैं वो लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता वो रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान जो है वो ठीक से हुआ है, पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। ये आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत से ये पूछा जा रहा है। सेकंड देखते हैं, सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य को भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। फिर देखते हैं, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की जो होते हैं अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उनका थ्योरी आप पढ़िएगा। जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, अच्छा लड़का वो अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। वाइगोस्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या होती है। वाइगोस्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है स्पष्ट करती है कि संकल्पना जो है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धि होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देश की आवश्यकता होती है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो देखिए, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत उसमें कहा जाता है। अगर आप सबने पढ़ा होगा तो अहम केंद्रित जो वर्ड है वो वाइगोत्स्की के थ्योरी से है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ये फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार इसमें से क्या है जो सीखने से अलग नहीं किया जा सकता है, उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रिया से, पुनर्बलन से, यहाँ पर व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा वाइगोत्स्की जो सिद्धांत था वो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत उसे कहा जाता है। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो पूरा समाज दृष्टि, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष जो होगा, यानी अपरिहार्य का जो मतलब होता है कि क्या इसमें शामिल किया जा सकता है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या शामिल किया जा सकता है। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। शिक्षा को पूर्ण नियंत्रण में होना होता है, जिससे वो अधिनायकतावादी होता है, सत्तावादी होता है, जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करता है, सबके लिए मुक्त
होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि राइट आंसर आपका क्या हो सकता है जो कि प्रगतिशील शिक्षा के लिए सही है। तो देखिए, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? यानी कि पूछ रहा है कौन सा एक उदाहरण इसमें हो सकता है जो भाषा के बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। ऑप्शन ये हो जाएगा आपका शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता होना चाहिए। तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता होनी चाहिए। स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता भी होनी चाहिए। यहाँ पर पूछ रहा है आपका इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भाषा क्या है? विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। भाषा जरूर करती है। विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती है। हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भाषा जो है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ओके, आगे देखते हैं। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला महिला को दिखाया गया है, जबकि डॉक एवं पायलट के रूप में पुरुष को दिखाया गया है। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या बढ़ सकता है। ओके, लिंग रूढ़िबद्धता या लिंग सशक्तिकरण, लिंग भूमिका निर्वाह या लिंग स्थिरता। तो देखिए, ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं कि जो कि महिला को कमज़ोर दिखाया जाता है और पुरुष को उच्च दिखाया जाता है, तो ये एक प्रकार के लिंग रूढ़िबद्धता का उदाहरण हो सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। शिक्षार्थियों में बहुत सी विभिन्नताएं होती है। इसमें से किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? इसमें दो कथन दिए हुए हैं। इसी कथन के आधार पर आपको आंसर देना है। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने का स्तर पर आधारित विभिन्नताएं होती हैं, यह बिल्कुल राइट है। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर भी आधारित होती है, ये भी कथन आपका सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन यहाँ पर सही होंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन जो होता है वो कैसा होता है? ये आकलन को सीमित कर देता है। ओके, सकल आकलन को बढ़ावा देता है। ओके, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए होगा। आकलन को ये सीमित कर देता है। देखिए, केवल कागज पेंसिल से ही आकलन नहीं किया जा सकता है। आकलन के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को अंदर देखा जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, यानी कि जिसे सुनाई नहीं देता है। उसके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? ओके, ऑप्शन ए बोल रहा है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठा जहाँ से शिक्षिका के होठ तथा बच्चे साफ तौर पर देख सकें। उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं सीख पा रहा है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे को डांट डपट कर, ये तो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। बच्चों को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से कि बच्चा जो टीचर के जो हाव भाव जो हैं, चेहरे और होठ के जो हाव भाव हैं, उनको देख करके वो अर्थ को समझ पाए, क्योंकि वो सुन नहीं सकता है। ओके, आगे देखते हैं। एक शिक्षिका समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय के कार्य करने के लिए कहकर। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी कह रहा है कक्षा कक्ष में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठा कर, ताकि वे अन्य बच्चों के साथ मेलजोल ना करें। ये बिल्कुल भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। सहानुभूति जो वर्ड है ये बिल्कुल ही नेगेटिव है, ये हम नहीं बोल सकते हैं।
और उन्हें अलग स्थान पर भी नहीं बैठा सकते हैं, ये भी रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल को अपना करके हम उन्हें पूरी तरीके से प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। ओके, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिगम नियोग वाले बच्चे जो होते हैं, यानी कि अधिगम में जो थोड़े कमज़ोर होते हैं, जो थोड़े वीक होते हैं, उनके लिए क्या इसमें सही हो सकता है? बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि थोड़ी कम होती है, कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, ये बिल्कुल कहना गलत है। अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की वो कुछ पक्षों में वो जो है संघर्ष करते हैं, कुछ पक्ष में वो थोड़े कमज़ोर होते हैं। उन्हें सही गाइडेंस मिल जाए तो अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न दे करके उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर उन्हें उत्तर कंठस्थ कराने के लिए कंठस्थ जो यहाँ पर आ रहा है वर्ड ये निगेटिव है, उनमें प्रत्यय समरण आधारित प्रश्न पूछ करके। तो देखिए, ये भी कहना गलत है, उनका उनका प्रत्यय समरण यानी कि उन्हें याद करने को बोल करके ये गलत होगा। उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न दे करके ये भी यहाँ पर रॉन्ग होगा। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों को सोचने के लिए कह करके टीचर के तौर पर उन्हें कहा जा सकता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें पृथक करें कि उनकी जो शिक्षा है किसी भिन्न शैक्षणिक संस्थानों में होनी चाहिए। उन्हें केवल व्यावसायिक परीक्षण दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए अधिकार प्राप्त है उन्हें। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है अधिगमकर्ता यानी कि बच्चा जो होता है, छात्र केंद्रित विधि का क्या मतलब है? वे विधियाँ जहाँ अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उन विधियों को अपनाकर जिनमें शिक्षक मुख्यकर्ता होता है, यानी शिक्षक मुख्यकर्ता नहीं छात्र मुख्यकर्ता होना चाहिए। शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, ये भी रॉन्ग होगा। परंपरागत व्याख्यात्मक। ओके, इसमें हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इस राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? यहाँ पर अर्थ निर्माण हो सकता है, अनुकरण हो सकता है, अनुबंधन हो सकता है, रटकर याद करना। तो देखिए, सीखने के लिए जो मुख्य हो सकता है हमारा अनुबंधन हो सकता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम जो है वो कैसा होना चाहिए, ये आपको पूछा जा रहा है। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यही हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाना, ये रॉन्ग होगा। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी जो है निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। निष्क्रिय वर्ड जो है नेगेटिव होगा, सक्रिय होना चाहिए। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके? यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। ओके, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। आगे देखते हैं, उसे कहना कि जब तक वो समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक वो घर नहीं जा सकती। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए,
पुरस्कार देना ये नेगेटिव पॉइंट है, उसे आधा समाधान कर हल उदाहरण उपलब्ध करवाना ये भी आपको रॉन्ग हो जाएगा। उसे कहना कि वो समस्या समाधान जब तक नहीं करती है उसे घर नहीं जाने दिया जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसे यह बताने कि वो बार-बार प्रयास द्वारा कर सकती है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या कर सकते हैं? कार्य और परीक्षणों को एक समान सेट देंगे, समान अनुदेशन देंगे तथा उनके बाद बच्चों द्वारा समान अनुदेशन देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंक के अनुसार उनको नामित करेंगे। विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे हम उन्हें। ओके। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणा कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच जो है प्रौढ़ों से भिन्न होती है। बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद हम नहीं कर सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, निष्क्रिय कभी नहीं होता है, सक्रिय होता है। बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, मनोहारी शब्द जो होता है ये रॉन्ग माना जाता है। बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना, ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी जो सोच होती है प्रौढ़ों से भिन्न होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? व्याख्या देने के लिए पावर पॉइंट प्रोजेक्ट का प्रयोग करना, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा चर्चाओं के अवसर जो है उपलब्ध कराना, जिससे सर्वोत्तम क्लास का निर्माण होता है, उच्च कक्षा का निर्माण होता है। ओके, चर्चाएं का अवसर देना चाहिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर पॉजिटिव पूछ रहा है। अधिगम तभी प्रभावी होता है जब बच्चे बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, तो बाहरी कारकों से प्रेरित हो। यह हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बाहरी और आंतरिक दोनों से वो प्रेरित होना चाहिए। ओके, देखिए सीखने के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है सत्य है? सीखना शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सीखना एक निष्क्रिय नहीं होगा, सक्रिय होता है। सीखना कौशलों के संचय के समान होता है, ये भी आपको रॉन्ग हो जाएगा। सीखने को सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं वो सुविधा देती है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो है बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगा, निर्देश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संवाद हो जाएगा। संवाद में बच्चे जो रहते हैं एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और टीचर से भी वो क्वेश्चंस करते हैं। एक प्रकार का वार्तालाप होता है संवाद। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विकास के बारे में लिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, यानी कि कथन नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है यहाँ पर। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते जाते हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर आता है। विकास भिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है, ये भी आपका राइट है। और यहाँ पर रॉन्ग पूछा जा रहा है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत ही तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है, ये भी राइट है आपका। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, ये भी आपका राइट है। तो यहाँ पर रॉन्ग पूछा जा रहा है। विकास जो होता है जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे उड़ता है, ऐसा नहीं है। विकास होता है जन्म से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलता जाता है और ज़रूरी नहीं है कि वो किशोरावस्था के बाद वो पीछे आ जाए, ये कहना गलत है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। मध्य बचपन की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? तो देखिए
मध्य बचपन का जो एज माना जाता है वो 6 साल से 12 साल तक माना जाता है, कभी-कभी 11 साल भी कहीं-कहीं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 6 से 11 वर्ष हो जाएगा। ओके। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उनकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन जो है, देखिए सबसे पहला यहाँ पर आप पढ़िएगा, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, तो भूमिका होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि जो है उनकी आनुवांशिक, यानी कि उनके माता पिता के जो गुण हैं उनकी संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन जो है बिल्कुल ही कहना ये गलत है, क्योंकि देखिए वातावरण का बहुत ही अच्छा रोल होता है, वातावरण का बहुत ही प्रभावशाली रोल होता है किसी बच्चे का विकास में या बच्चे के किसी डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर ये कहना कि वातावरण का जो प्रभाव है वो बहुत ही कम होता है, कोई भूमिका नहीं होता है, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक नहीं है भाई, ये तो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। जितने भी ठीक हैं ये दोनों रॉन्ग हो जाएँगे। यहाँ पर देखिए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध से यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी भी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। तो ये बी रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर जो बी जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ओके। आगे देखते हैं, एक एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन आप देखेंगे, समाजीकरण हो जाएगा, विकास हो जाएगा, सीखना हो जाएगा, परिपक्वता हो जाएगा। तो देखिए समाज का जो रोल होता है बच्चे का विकास में, बच्चे के कौशल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्लास जो होता है समाप्त होता है। आप सबके कितने स्कोर आए हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए लोग जितने हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका।